नमस्कार। आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे निर्देशन एवं परामर्श में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की। और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में सबसे पहला जो परीक्षण हमने लिया है वो हमने लिया है व्यक्तिगत अध्ययन, कि व्यक्तिगत अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में हमें सबसे पहले विलक्षण और समस्यात्मक बालकों की श्रेणियां विभाजित करनी होगी और उसको हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला हमारा था मानसिक रूप से पिछड़े बालक और बालिकाएं या विद्यार्थी की पहचान करना, फिर बाल अपराधियों की पहचान और फिर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। हमने विस्तृत चर्चा करी कि किस प्रकार से पिछड़े बालकों की पहचान की जा सकती है और उनके लिए परीक्षण कौन कौन से हैं, जैसे सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और बुद्धिलब्धि परीक्षण। फिर पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, उसके बाद में उनकी समस्याएं हैं, इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी। अब हमारा जो दूसरी श्रेणी है वो है हमारी बाल अपराधियों की पहचान कैसे की जाएगी, इस पर बात करेंगे। बाल अपराधी ने पारिवारिक पृष्ठभूमि से अपराध प्रवृत्ति को अर्जित किया है अथवा घर से बाहर किसी की संगत में सीखा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। यानी क्या उसके परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है, उसके पिता, उसके भाई, उसके अन्य परिजन वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो उसने अपने परिवार से एक तरह से इसको लिया है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से इसको ग्रहण किया है, इस प्रवृत्ति को, अपराध प्रवृत्ति को, अथवा घर से बाहर किसी की संगत में सीखा है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कैसे पता चलेगा? जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे तभी हमें इसका पता चलेगा। बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? वंशानुक्रम संबंधी कारण, यानी वंशानुक्रम, यानी वंशों से चला आ रहा है। दादा भी अपराधी थे, चाचा भी अपराधी हैं, पिता भी अपराधी हैं, भाई भी अपराधी हैं, वो बच्चा भी अपराधी बन रहा है, तो ये वंशानुक्रम से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। वातावरण ही ऐसा है उस वंश का कि वो वैसे ही प्रवृत्ति के लोग हैं। दूसरा है वातावरण संबंधी। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, बालक जिस वातावरण में रह रहा है, चाहे वो घर का वातावरण हो, चाहे आस पड़ोस का वातावरण हो और चाहे वो विद्यालय के वातावरण हो, उस वातावरण में उसके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, तो उस वातावरण से भी वो उस चीज को ग्रहण करता है। बाल अपराध उसमें विकसित होते हैं। शरीर रचना के कारण, जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि शारीरिक जो हमारी संरचना या विकलांगता है, ये कभी कभी बालक में, विद्यार्थी में कुंठा से उसको ग्रसित कर देता है, और जब बालक कुंठा से ग्रसित हो जाता है तो वो अपराधी की श्रेणी में भी चला जाता है, उसकी शारीरिक संरचना के कारण। मनोवैज्ञानिक कारण, उसके मन पर कुछ इस प्रकार का प्रभाव पड़ा हो, उसके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जो हमें में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन उस घटना के कारण और उसकी प्रवृत्ति अपराधी जैसी हो गई है। कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, तो इन कारणों को जानना बहुत जरूरी है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए परीक्षण, कैसे परीक्षण करेंगे हम? व्यक्तिगत बुद्धिलब्धि परीक्षण। अब प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की बात आ रही है, जिनकी बुद्धिलब्धि, जिनका आईक्यू लेवल औसत से भी ऊपर है, हम उनकी बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत बुद्धिलब्धि परीक्षण, जिसे हम आईक्यू टेस्ट कहते हैं, मानसिक जो परीक्षण होता है उसके आधार पर कि औसतन यदि एक विद्यार्थी की आयु ये है तो उसकी बुद्धिलब्धि इतनी होनी चाहिए, तो उसके अनुसार वो एक परीक्षण, मानकीकृत जो परीक्षण है, उससे देखा जाता है कि ये औसत बच्चा है या प्रतिभाशाली बच्चा है। उपलब्धि परीक्षण, उसका जो निरंतर वो उपलब्धि है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि है, सामाजिक उपलब्धि है, या कौशल की उपलब्धि है, या अन्य गतिविधियों में जो उसके उपलब्धि है, उस उपलब्धि परीक्षण के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि वह बालक प्रतिभाशाली बालकों के श्रेणी में है या वो फिर औसत बालकों की श्रेणी में है। अभिरुचि परीक्षण, उस बालक की रुचि किस क्षेत्र में है। अभिरुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण के माध्यम पर भी उसे प्रतिभाशाली बालक की
के रूप में दिया जाता है। अभी पिछले दिनों आपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा कि बिहार का एक बालक था सोनू, और वो छठी कक्षा में था और वो 5वीं कक्षा तक के अपने सहपाठियों को, अपने विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। उसने जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उसने निवेदन किया कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है, और उसका जो आईक्यू लेवल है प्रतिभाशाली, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली जो बालक है वो साधन संपन्न और शिक्षित परिवारों में ही होते हैं। ये जन्मजात प्रतिभा भी होती है। तो उसके अभिरुचि का परीक्षण किया जाए। संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं, और कैसे, और संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं ली जाए कि उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके अभिभावक हैं, उसके पड़ोसी हैं, उसके मित्र हैं, उसके शिक्षक हैं, उसके सहपाठी हैं, उनसे भी सूचनाएं ली जाए कि इस बालक का आचरण, इसका व्यवहार, इसका आईक्यू लेवल, इसकी रुचि, इसकी अभिरुचि और इसकी उपलब्धि किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से भी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है। प्रतिभाशाली बालकों की जब हम पहचान करते हैं तो इसमें बुद्धिलब्धि जो होती है, बुद्धिलब्धि का जो मानकीकृत एक फॉर्मूला है उसमें यह है कि यदि किसी के अंक 20 से भी कम है तो वो बालक मूढ़ बुद्धि यानी जड़ बुद्धि की श्रेणी में आता है, और यदि किसी के 110 से अधिक नंबर आते हैं, अंक आते हैं, तो वो प्रतिभाशाली बालक होता है। विषय का गहन अध्ययन, यदि कोई प्रतिभाशाली बालक है तो केवल इतना ही नहीं है कि उसकी पाठ्य पुस्तक में जितना जो कुछ सामग्री उसे प्रदान की गई है वो उससे संतुष्ट हो जाएगा, कदापि नहीं। वह उस विषय से को पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य सहायक पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त करेगा, इंटरनेट से भी ज्ञान प्राप्त करेगा, अध्यापकों से भी करेगा, अभिभावकों से भी करेगा, विद्वज्जनों से भी करेगा, और वो अधिक से अधिक उस विषय यानी उसकी गहराई में उतर करके उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा। वो प्रतिभाशाली बालक होता है। विस्तृत शब्दकोश, देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसके पास उसका शब्दकोश बहुत विस्तृत होता है। यानी हमारे जो भाषा है, भाषा में हम जैसे कहते हैं कि विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं, है ना, बहुत सारे शब्द हैं हमारे। अब बालक एक ही उसका बहुत ही विस्तृत और विशाल शब्दकोश होगा। यानी एक किसी भी, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी और धरती के अलावा भी इसके और कितने पर्यायवाची शब्द हैं उनकी उसको जानकारी होगी। बाकी भी किस किस तरह की हैं सारी उसको जानकारी होगी। शब्दकोश में उसके पास अनेकों अनेक शब्द होंगे, तो वो प्रतिभाशाली बालक होगा। अत्यधिक महत्वाकांक्षी, यानी जिसे कहते हैं ना कि एक कहावत है सामान्य बोलचाल की भाषा में, जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्यास नहीं बुझना, ज्ञान प्राप्ति की प्यास नहीं बुझना, अधिक से अधिक जानकारी लोगों से प्राप्त कर लेने की महत्वाकांक्षा होना, थोड़े से में संतुष्ट नहीं होना, अति महत्वाकांक्षी होना, वो प्रतिभाशाली बालक होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रतिभाशाली बालक होगा तो हमेशा देखिएगा कि उसे यदि आपने कुछ कहा, मान लीजिए कि मैंने एक छोटी सी बात कही, मान लीजिए मैंने एक रूढ़िवादी बात कह दी कि वीरवार को हमें बाल नहीं धोने चाहिए। मान लीजिए मैंने एक छोटी सी बात कह दी कि दूध का फैल जाना, उफन जाना जो है वो अशुभ माना जाता है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि सिर को ढक करके रखना चाहिए। मान लीजिए मैंने कह दिया कि हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए। अगर मैंने कोई भी कारण कुछ भी बताया है, उसको वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करेगा। एक जो सामान्य बुद्धिलब्धि वाला बालक है, उसे यदि कहा जाएगा कि आपको ये कार्य ऐसे नहीं करना देना चाहिए, या आपको वीरवार को बाल नहीं धोने चाहिए,
या सिर पे आपको सिर को ढक के रखना चाहिए। जो सामान्य और सामान्य से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक है वो ये सोचेगा अध्यापक ने कहा है, पुस्तक में लिखा गया है, या फिर हमारे परिजन या माँ बाप या अभिभावक कह रहे हैं और उसको उसने यथा स्थिति में स्वीकार कर लिया। लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो उस कही गई बात का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानना चाहेगा या खुद खोजेगा। जब हम बात करते हैं कि सिर को ढक के रखना चाहिए या बालों को साफ सफाई रखनी चाहिए, कोई भी हम बात करते हैं, उनके वैज्ञानिक कारण है। धूल मिट्टी धूप से बचाने के लिए सिर को ढकने का एक वैज्ञानिक कारण है। अब उसको हमने क्या कर दिया, हमने धर्म से जोड़ दिया, संस्कृति से जोड़ दिया, संस्कारों से जोड़ दिया। लेकिन जो बुद्धि लब्धि वाला प्रतिभाशाली बालक है वो केवल इतना कहने से नहीं संतुष्ट होने वाला, वो उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोजेगा। व्यक्तिगत अध्ययन की प्रकृति कैसी है? व्यक्तिगत अध्ययन का मूलतः प्रयोग मेडिकल के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। किसी रोगी के पूर्व के विकास यानी उसका डेवलपमेंट, उसका शारीरिक वृद्धि कैसे हो रही थी, स्वास्थ्य आदि के संबंध में अध्ययन किया गया था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने अपने प्रयोज्यों के व्यक्तिगत संबंधी समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता के लिए व्यक्तिगत अध्ययन प्रयोग में किया था। शिक्षक, निर्देशक, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता किसी विशेष समस्या के निदान एवं उनके समाधान के लिए व्यक्तिगत अध्ययन का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन एक प्रकार का गुणात्मक शोध है जिसमें किसी एक बालक, व्यक्ति, विद्यार्थी, परिवार, संस्था और समुदाय आदि का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि सामान्य अध्ययन के द्वारा उनके कारणों की जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ऐसे में उनका गहन अध्ययन करना पड़ता है। समाजशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग लिप्ले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इस प्रकार के शोध में आंकड़ों का संकलन, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली एकत्रित किए गए और साक्ष्यों आदि के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। तो व्यक्तिगत जो अध्ययन है उसके लिए तथ्य संकलन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? बालक, व्यक्ति, विद्यार्थी का नाम और पता। यदि हम किसी का व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, मान लीजिए कि आप में से कोई मेरा व्यक्तिगत अध्ययन कर रहा है या मैं आप में से किसी का व्यक्तिगत अध्ययन कर रही हूं, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? बालक, व्यक्ति और विद्यार्थी, मतलब कोई भी हो सकता है, उसका नाम और पता, यानी उसका नाम क्या है और उसके निवास स्थान कहाँ वो रहता है उसका पता जानना होगा। बालक, व्यक्ति या विद्यार्थी की वर्तमान समस्याएं, यानी जब हम अध्ययन कर रहे हैं उस समय उसकी समस्याएं क्या है। बालक, व्यक्ति, विद्यार्थी के स्वास्थ्य संबंधी विवरण की जानकारी लेना, यानी उसका स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो स्वस्थ है या वो किसी व्याधि से ग्रस्त है, ये भी देखना होगा। बालक, व्यक्ति और विद्यार्थी का विकासात्मक विवरण, ये भी जानना होगा। इसके साथ साथ बालक, व्यक्ति और विद्यार्थी के शैक्षिक विकास संबंधी, यानी उसकी जो पढ़ाई है, उसका अध्ययन है, उसके शैक्षिक विकास से संबंधित विवरण है, वो एकत्रित करना होगा। बालक, व्यक्ति, विद्यार्थी की पारिवारिक विवरण। अब आप जिस भी विद्यार्थी का, व्यक्ति का, बालक का, आप जिसका भी व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हो, उसकी पारिवारिक विवरण में क्या आता है? माता पिता का नाम, उनकी आयु, उनका व्यवसाय, सबसे मुख्य 3 चीजें हैं, उनका नाम, आयु, उनका व्यवसाय, और उसके साथ साथ उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, ये सब जानना होगा। कितने लोग उनमें कमाने वाले हैं, आय का संसाधन क्या है, ये सारी जानकारी लेनी होगी। बालक, व्यक्ति, विद्यार्थी का व्यावसायिक विवरण, यानी किसी के भी, यदि आप व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, उसका व्यावसायिक विवरण क्या है।
यदि आप किसी व्यक्ति का कर रहे हैं तो वो व्यवसाय कर रहा है क्या और उसके व्यवसाय का विवरण क्या है, उसकी विस्तृत जानकारी आपको लेनी होगी। व्यक्ति विद्यार्थी का वैवाहिक विवरण, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी का कर रहे हैं जो वैवाहिक है, तो उसके वैवाहिक विवरण जानना होगा कि उसका विवाह किसके साथ हुआ है, उसका जो पार्टनर है, उसका जो जीवन साथी है, उसकी आयु क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या है, और उसके बारे में भी जानकारी लेनी होगी। बालक व्यक्ति विद्यार्थी का शील यानी चरित्र के मामले में वो कैसा है, ये भी हमें जानना होगा। इसके साथ साथ बालक व्यक्ति विद्यार्थी के शैक्षिक विकास संबंधी हमने बात करी कि वो भी हम जान लेंगे। अब हमारे सामने और एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि के गुण क्या है, क्यों करें हम? समस्या जान तो लेंगे पर इसके गुण क्या है, क्या इसमें ऐसी अच्छी चीज छिपी हुई है जिसके कारण हमें निर्देशन और परामर्श के लिए जब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत अध्ययन की बात करते हैं। ये विधि मंदबुद्धि, पिछड़े एवं समस्यात्मक बालकों की समस्याओं के अध्ययन में विशेष रूप से सहायक है। इसके आधार पर उक्त विद्यार्थियों के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अर्थात यानी इसमें मंदबुद्धि भी है, पिछड़े भी हैं, समस्यात्मक है, उनकी समस्याएं में सहायक है, और उन विद्यार्थियों का उपचारात्मक शिक्षण में यानी उसका उपचार या निदान किया जा सकता है, इसलिए व्यक्तिगत अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, ये विधि निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से श्रेष्ठतम विधि है। आप जब आप जानना चाहते हैं किसी के बारे में कि वो मंदबुद्धि है, वो अपराध प्रवृत्ति का है या वो प्रतिभाशाली है, तो उसके जीवनी यानी उसका परिवार, उसके गुण अवगुण, रुचि, बुद्धि, सारी चीज़ों को उसके परिवार की सब या उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको जानना बहुत जरूरी है। इस विधि में विभिन्न स्रोतों तथा तथ्यों, सूचनाओं के संकलन से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। क्योंकि आप व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं तो सूचनाएं और तथ्य आप खुद संकलन कर रहे हैं और उसी से कर रहे हैं, उसके माता पिता से कर रहे हैं, उसके शिक्षकों से कर रहे हैं, तो वो विश्वसनीय होते हैं। यानी ऐसे नहीं होता कि कहीं से कुछ भी जानकारी उठा के कर लिया, वो सटीक होते हैं। मनोवैज्ञानिक एवं अन्य विधियों के साथ प्रयोग किए जाने पर इस विधि से प्राप्त परिणाम सार्थक होते हैं, यानी सार्थक परिणाम सामने निकल के आते हैं। ये विधि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगी विधि है, यानी इस विधि से निदान भी किया जा सकता है और उपचार भी किया जा सकता है शिक्षण में, तो ये बहुत ही उपयोगी है। यानी अध्यापक जब अपने कक्ष में पढ़ाता है और उस समय वो देखता है कि कुछ बच्चे बहुत शाई है और कुछ बच्चे बहुत मतलब उद्दंड है, समझ लीजिए, या समझ लीजिए कुछ बच्चे हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल मंदबुद्धि हैं, तो वो उनका निदान भी कर सकता है और उपचार भी कर सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? शोध की उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक है। जब हम कोई भी शोध करते हैं तो उससे पहले उसकी उपकल्पना, प्राकल्पना, हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, उसके निर्माण में सहायक है। महत्वपूर्ण प्रपत्रों के निर्माण का साधन है, यानी जब हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसके निर्माण का भी एक साधन है व्यक्तिगत अध्ययन। समस्या के गहन अध्ययन में सहायक है, यानी समस्या का जो गहराई से अध्ययन करना है उसमें व्यक्तिगत अध्ययन बहुत ही सहायक है। व्यक्तिगत अनुभवों की प्राप्ति का स्रोत है। जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं तो हम उससे खुद अनुभव प्राप्त करते हैं और वो व्यक्तिगत अनुभवों की प्राप्ति का स्रोत भी है। व्यक्तिगत भावनाओं का अध्ययन, यानी संवेगात्मक और सामाजिक, ये भी इन भावनाओं का अध्ययन भी किया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम बालक से, मान लीजिए कोई बालक का कक्षा में उत्तर ही नहीं दे रहा, वो कक्षा में आ ही नहीं रहा, वो किसी के साथ में अपना टिफिन शेयर ही नहीं कर रहा, वो हर बच्चे से झगड़ा कर रहा है, या उसको कोई भी पीट रहा है तो वो विरोध नहीं कर रहा है, उसके पीछे सामाजिक
भावनाएं और उसके संवेगात्मक कारण आप तभी जान पाएंगे जब आप कोई व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे। अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है। अगर हम कोई अनुसंधान करते हैं तो मान लीजिए हमने व्यक्तिगत अध्ययन किया, तो उसी को विस्तृत रूप से फिर हम अनुसंधान कर सकते हैं। वर्गीकृत निर्देशन में सहायक है। हम बात कर रहे हैं, हमारा जो विषय है वो भी है निर्देशन एवं परामर्श, और इसमें हम बात करते हैं वर्गीकृत निर्देशन की में सहायक। यानी जब हमें पता चल जाएगा कि कौन से बालक की क्या समस्या है, या किस प्रवृत्ति का है, या किस बुद्धि लब्धि का है, किस रुचि अभिरुचि का है, तो हम उसको वर्ग में विभाजित कर लेंगे और निर्देशन देने में सहायक रहेगा। व्यक्तिगत मनोवृत्तियों की जानकारी। जब आप व्यक्तिगत अध्ययन करते हो तो आपको बहुत सारी व्यक्तिगत मनोवृत्तियों की जानकारी प्राप्त होती है, जो हम पुस्तकों में नहीं पढ़ते या वैसे हमें जानकारी नहीं होती है। अध्ययनकर्ता के ज्ञान का विस्तार। जो अध्ययन कर रहा है, जो व्यक्तिगत अध्ययन कर रहा है, उसके निश्चित रूप से उसके ज्ञान का विस्तार होगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से मिलेगा, विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संग्रह करेगा और विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करेगा। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। और जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन होते हैं उसमें भी व्यक्तिगत अध्ययन बहुत सहायक होता है। अब बात आती है व्यक्तिगत अध्ययन जब हम करते हैं तो इसकी सीमाएं क्या है। समस्या का सीमित सामान्यीकरण, यानी ये है कि समस्या का सीमित सामान्यीकरण। हम एक अध्ययन से दूसरे अध्ययन को जोड़ नहीं सकते, बहुत सीमित है। बहुत रेयर होता है कि दो व्यक्तिगत अध्ययन एक जैसे होते हैं, उन सबकी समस्याएं एक जैसी होती है, परेशानियां एक जैसी होती हैं, कारण एक जैसे होते हैं। यह सीमित सामान्यीकरण है। और व्यक्तिगत अध्ययन में समय अधिक लगता है, क्योंकि पहले आप बालक का निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद में उसके बारे में जानकारी लेंगे, तत्पश्चात उसके अभिभावकों से मिलेंगे, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानेंगे, उनके मित्रों से मिलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी से मिलेंगे, शिक्षकों से मिलेंगे, सहपाठियों से मिलेंगे, तो इसमें समय काफी लगता है। अध्ययन करने का अति आत्मविश्वास। और कभी कभी क्या होता है कि अध्ययन करता होता है वो बहुत और कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको लगता है अरे मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। तो कभी कभी जो अति आत्मविश्वास है वो व्यक्तिगत अध्ययन में की सीमाओं में आ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं तो उसमें ये कुछ सीमाएं हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत आंकड़ों की सत्यता पर संदेह है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिगत आंकड़े जो करें वो सामने वाला हमें सच्ची जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये तो हमें नहीं पता ना, हो सकता है वो हमसे कुछ छुपा रहा हो। तो ये भी एक सीमा है। अवैज्ञानिक एवं कभी कभी पक्षपातपूर्ण अध्ययन। कभी कभी पक्षपातपूर्ण हो जाता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, अध्ययन करता या पक्षपात कर लेते हैं, तो वो अवैज्ञानिक हो जाता है। उसमें अध्ययन में तुलनात्मकता का अभाव। तुलना नहीं है इसमें कहीं भी, और जब तक कंपैरिजन नहीं होता, तुलना नहीं होती, तब तक कहीं ना कहीं एक संदेह का घेरा घिरा रहता है। ठोस परिणामों की प्राप्ति का अभाव। कोई ठोस परिणाम कभी कभी हमारे सामने नहीं निकल के आते हैं। अमानकीकृत परीक्षण विधि। और क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन के लिए किसी प्रकार की कोई मानकीकृत परीक्षण नहीं है भाई, जिसपे स्टैंप लगी हुई हो, मनोवैज्ञानिकों की या विभिन्न जो बोर्डों की, तो वो अमानकीकृत परीक्षण की श्रेणी में रख दिया जाता है। अब हमारा क्या होता है, जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं तो उसे किस तरह से करते हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले हमें मौलिकता का प्रमाण पत्र चाहिए, और वो दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि ये व्यक्तिगत अध्ययन मेरे द्वारा किया गया मौलिक अध्ययन है। यानी मैं यदि कोई अध्ययन कर रही हूं तो मुझे मौलिकता का प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाणित किया जाता है कि ये व्यक्तिगत अध्ययन मेरे द्वारा किया गया मौलिक अध्ययन है। अध्ययन के लिए एकत्रित सूचनाएं मेरे पास हैं, मैं इसकी मौलिकता की पूरी जिम्मेदारी लेता या लेती हूं, और उस पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। विद्यालयों में व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व। व्यक्तिगत अध्ययन शिक्षक को विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को समझने में सहायक है, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और परिवेशी। व्यक्तिगत अध्ययन शिक्षक को बालक की सामाजिक स्थितियों
में उसके व्यवहार को समझाने में सहायता देता है, जैसे आक्रामक होना, शरारती होना, विनम्र होना आदि। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत अध्ययन का एक ये फॉर्मेट है जिस पे मैं चर्चा कर रही हूँ। परिचयात्मक विवरण, सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, उसका लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, घर का पता। फिर आता है व्यक्तिगत अध्ययन में विद्यालय का नाम, कक्षा, आयु और समस्या। ये हम जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद में जन्म संबंधी समस्या जानकारी, जन्म स्थान क्या है, जन्म का समय क्या था, गर्भाधान के समय माता का स्वास्थ्य कैसा था, जब वो गर्भ में था माता का स्वास्थ्य कैसा था, जन्म के पश्चात बालक का स्वास्थ्य कैसा था, जन्म के समय बालक या माता के साथ कोई बीमारी थी क्या, सामान्य प्रसव हुआ है या शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन से पैदा हुआ है, विद्यार्थी के स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति का विवरण, यानी उसका जब दूध छुड़ाया गया, जब माता ने उसको स्तनपान करना बंद करवा दिया, उस समय बालक की आयु क्या थी, उसकी दृष्टि कैसी है, बोलने के समय बालक की आयु कितनी थी, उसका स्वास्थ्य कैसा था, ऊंचाई उसकी कितनी है, भार उसका कितना है, श्रवण शक्ति कैसी है उसकी, क्या वो अच्छे से सुन पाता है, बोलचाल में कैसा है, क्या वो शुद्ध बोल पाता है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप उसका क्या है, कोई शारीरिक त्रुटि तो नहीं है। फिर विद्यालय की पृष्ठभूमि, विद्यालय का नाम, विद्यालय में प्रवेश की आयु, वर्तमान स्कूल का नाम, सहपाठियों की संख्या, पसंद का विषय, कक्षा में स्थान, पढ़ाई में रुचि या अरुचि, विशेष उपलब्धि का क्षेत्र कौन सा है, बुद्धिलब्धि का स्तर क्या है, विषय जिसको पढ़ने में उसे कठिनाई होती है, ये जानना होगा। तदुपरांत बालक का व्यवहार, बालक का अध्यापकों के साथ कैसा संबंध है, सहपाठियों के साथ कैसा संबंध है, बालक के संबंध में कक्षा के अध्यापक के क्या विचार है, उसकी विद्यालय में उपस्थिति कैसी है, परीक्षा में वो फेल हुआ है या बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, और यदि वो फेल हुआ है तो किस विषय में हुआ है, उसका कारण क्या है। और फिर बालक के व्यवहार की जानकारी, परिवार, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहपाठी, शिक्षक आदि। ये सारी जानकारियां जो हैं वो लेने के बाद ही आप इसको बालक का ये कर सकते हैं। और उसके बाद में सारी जानकारी के साथ साथ ये भी देखना होगा कि सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें लेनी होगी वो हमें ये लेनी होगी कि बालक का प्रत्येक प्रकार की हमें जानकारी लेनी होगी। उसका विद्यालय कैसा है, उसका आस पड़ोस कैसा है, उसके अभिभावकों का परिचय कैसा है, मित्र कैसे हैं, ये सारी जानकारी लेंगे तब हम व्यक्तिगत अध्ययन कर पाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि निर्देशन एवं परामर्श में जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण करे जाते हैं उसमें एक परीक्षण है जो सभी कर सकते हैं, जिसमें कोई मानकीकृत परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो है व्यक्तिगत अध्ययन। और उस व्यक्तिगत अध्ययन में पर आज हमने चर्चा करी है। मैं आशा करती हूँ कि ये आप समझ पाए होंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।